स्वागत है आपका इस बुलेटिन में। मैं हूं आपके साथ अवंतिका श्रीवास्तव। रुक करेंगे आज की तमाम बड़ी खबरों का, लेकिन सबसे पहले एक बहुत अच्छी खबर सबसे पहले आप तक पहुंचाएं। जैवलिन थ्रोअर नीरज चोपड़ा ने इतिहास रच दिया है। दरअसल नीरज चोपड़ा ने वर्ल्ड एथलेटिक्स चैंपियनशिप का मेडल अपने नाम कर लिया है। गोल्ड मेडल जीता है इस बार। पाकिस्तानी एथलीट को सिल्वर मेडल से संतोष करना पड़ा और इस तरह से नीरज चोपड़ा वर्ल्ड एथलेटिक्स चैंपियनशिप में गोल्ड मेडल जीतने वाले पहले भारतीय बन गए। हालांकि नीरज चोपड़ा के लिए आगाज अच्छा नहीं रहा। भारतीय दिग्गज पहले प्रयास के बाद 12वें नंबर पर थे। आपको ये भी बताया कि नीरज चोपड़ा का थ्रो अमान्य करार कर दिया गया था, लेकिन इसके बाद नीरज चोपड़ा ने गजब की वापसी की। नीरज चोपड़ा दूसरे राउंड के बाद 88.17 मीटर के साथ टॉप पर काबिज हो गए। इससे पहले नीरज चोपड़ा ओलंपिक के अलावा डायमंड लीग में भी गोल्ड मेडल जीत चुके हैं और अब इस दिग्गज खिलाड़ी ने वर्ल्ड एथलेटिक्स चैंपियनशिप में गोल्ड मेडल जीतकर बड़ा रिकॉर्ड अपने नाम किया है। नीरज के इतिहास रचने पर पूरे देश में जश्न का माहौल, लगातार प्रशंसा हर ओर हो रही है। नीरज चोपड़ा जो कि न सिर्फ ओलंपिक्स में भारत को गौरवान्वित कर लौटे थे, डायमंड लीग में भी गोल्ड मेडल अपने नाम किया था और अब एक और इतिहास रचते हुए नीरज चोपड़ा 88.17 मीटर की दूरी पर भाला फेंककर पहले ऐसे भारतीय बन गए हैं जिन्होंने वर्ल्ड एथलेटिक्स चैंपियनशिप में गोल्ड मेडल जीता हो। साथ ही साथ ये तस्वीरें भी आप देखिए, जब इस कारनामे को देश की जनता देख रही थी, उनके परिवारजन देख रहे थे, तब किस तरह से खुशी का माहौल था। ये देखिए, भारत माता की जय के नारे। और देखिए जश्न का माहौल। तो ये तस्वीरें बेहद खास हो जाती है। एक तरफ नीरज चोपड़ा जो कि लगातार भारत को गौरवान्वित महसूस करवा रहे हैं और साथ ही साथ ये खास तस्वीरें जिसमें न सिर्फ उनका परिवार बल्कि पूरा देश खुशी में डूबा हुआ। वर्ल्ड चैंपियनशिप थी और हमारे देश के इतिहास में ऐसा पहली बार हुआ है कि हमारा वर्ल्ड चैंपियनशिप में गोल्ड मेडल आया है। आप लोग कवरेज कर रहे हैं, रात के 1-1:15 बजे तक भी सारा गांव सारा देश जाग रहा था। माहौल तो आप जानते हो कैसा होगा, पूरा देश खुशियां मना रहा है। के लिए बिल्कुल गौरव का पल है। नीरज चोपड़ा जहां भी जाता था गोल्ड क्लिंच करता ही था। यही एक मेडल रहता था जिससे वो छूता था। आज वो भी काम कर दिया। आज उसके उस कैरियर की अचीवमेंट, ये एक अच्छी अचीवमेंट होगी। आज भी आज बहुत खुशी है। बस हमारे नीरज भाई की उसमें करियर में बस इसी गोल्ड की कमी थी और आज उन्होंने ये गोल्ड जीत कर सारी कमी पूरी कर दी है। आज बहुत खुश हैं और आप देखिए ओलंपिक का 1 साल से भी कम रह गया। हम आज दावा करते हैं कि अगले ओलंपिक में भी नीरज गोल्ड जीतेगा पक्का। और सावन के पवित्र महीने का आज आखिरी सोमवार है। आज सुबह से ही शिवालयों में भक्तों की भारी भीड़ उमड़ रही है। भगवान शिव का जलाभिषेक करने के लिए लोग बहुत बड़ी संख्या में पहुंचना शुरू हो चुके हैं। सावन के आखिरी सोमवार पर सावन पुत्रदा एकादशी व्रत का पारण होता है। साथ ही साथ सोम प्रदोष व्रत का भी संयोग आज बन रहा है और इसलिए आज का दिन बेहद खास। सावन महीने का आखिरी सोमवार, अधिक मास होने के चलते जिस तरह से आपने देखा ही 59 दिनों का इस बार सावन महीना और कई सारे मौके बाबा भोलेनाथ को मनाने के थे, लेकिन आज सावन का आखिरी सोमवार है। शिवालयों में भक्तों की भारी भीड़ उमड़ती हुई अपनी मनोकामनाएं लिए भगवान भोलेनाथ के दरबार में पहुंच रहे हैं और पूरे प्रदेश में इसी तरह से बाबा भोलेनाथ के नारों की गूंज, भक्तिमय माहौल। आगर मालवा की अगर मुख्य तौर पर बात करें तो अंतिम सोमवार को आज बाबा बैजनाथ की शाही सवारी धूमधाम से निकाली जाएगी। बाबा की शाही सवारी में करीब 1 लाख लोगों के शामिल होने का अनुमान फिलहाल जाहिर किया गया है। भक्तों के लिए भोजन की व्यवस्था है। दूसरे इंतजाम भी भक्त मंडल ने कर लिए हैं। 300 जवानों की ड्यूटी यहां पर लगाई गई है जिससे व्यवस्थाएं सुचारू रूप से चल सके। आगर मालवा में किस तरह के इंतजाम है ये भी आप देखिए। शाही सवारी आज बाबा भोलेनाथ की, बाबा बैजनाथ की निकाली जाएगी।
सावन का आखिरी सोमवार और न सिर्फ आगर मालवा बल्कि प्रदेश के अलग अलग हिस्से में इसी तरह का माहौल है। मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, निरंतर इन दोनों ही प्रदेशों की तस्वीरें सावन के आगाज के साथ ही हम आपको दिखाते आ रहे हैं। उज्जैन में बाबा महाकाल के दरबार में भी ऐसे ही श्रद्धालु पहुंचते हैं। बाबा पशुपतिनाथ मंदसौर में भी इसी तरह से तांता लगा रहता है भक्तों का। खंडवा के ओंकारेश्वर की अगर बात करें तो यहाँ पर भी बहुत बड़ी संख्या में भक्तों का पहुंचना लगातार चलता आ रहा था। और इस पूरे सावन माह को अगर आप देखें तो भक्तिमय रहा। कुछ और मौके बाबा भोलेनाथ को मनाने के मिले। अधिक मास होने के चलते सावन और सोमवार के दिन खासतौर पर विशेष आयोजन। बाबा महाकाल अलग अलग स्वरूपों में दर्शन तो दे ही रहे थे, साथ ही साथ भव्य सवारी जो कि शाम के समय निकाली जा रही थी, उस दौरान भी भव्य तस्वीरें सामने आई हैं। और आज चूंकि सावन का आखिरी सोमवार है, आखिरी मौका बाबा भोलेनाथ को उनके प्रिय महीने में मनाने का, तो अपनी मनोकामनाएं लिए भक्तों की भारी कतारें आज मंदिरों में देखने को मिल रही हैं। इसी तरह का माहौल, जलाभिषेक, रुद्राभिषेक, इन तमाम आयोजनों के बीच कुछ ऐसी जगह जहां पर बाबा भोलेनाथ की सवारी निकाली जाती है, वहां पर भी आज विशेष इंतजाम। और खासतौर पर उज्जैन की अगर बात करें, यहां पर बहुत भव्यता के साथ बाबा महाकाल प्रजा का हालचाल जानने के लिए निकलते हैं। और उनका प्रिय महीना सावन चूंकि माना जाता है, बहुत बड़ी संख्या में भक्त शामिल होने की कोशिश भी करते हैं। ऐसा माना जाता है कि बाबा महाकाल से कोई भी मुराद अगर मानी जाए तो बाबा जरूर पूरी करते हैं। साथ ही साथ भव्य सवारी जिसका इतिहास काफी पुराना है। और बाबा महाकाल जब सवारी के रूप में निकलते हैं तब भी बहुत बड़ी संख्या में श्रद्धालु आप देखेंगे। साथ ही साथ पुलिस बैंड की खास व्यवस्थाएं, क्योंकि सलामी दी जाती है, उसके बाद राजा के स्वरूप में अपनी प्रजा का हाल जानने के लिए बाबा निकलते हैं। सहयोगी अजय पटवा उज्जैन से हमारे साथ लाइव जुड़ रहे हैं, उनका हम रुख कर लेते हैं। उज्जैन में अजय किस तरह का माहौल है, ये जरा समझा दीजिए आज, क्योंकि आखिरी सोमवार और शाम को क्या विशेष सवारी का भी आयोजन? जी देखिए, आज सावन का आखिरी सोमवार है और बाबा महाकाल की जो सुबह प्रातःकाल भस्म आरती हुई है उसमें हजारों की संख्या में श्रद्धालुओं ने जो है दर्शन लिए हैं। और साथ ही भगवान महाकाल के पट खुलते ही विभिन्न प्रकार के पंचामृत से जो भगवान महाकाल का स्नान कराया गया, साथ ही उनका विशेष श्रृंगार किया गया। इसके साथ ही जो है पूर्व मंत्री जयवर्धन सिंह भी भगवान महाकाल का आशीर्वाद लेने पहुंचे थे, क्योंकि सावन का अंतिम सोमवार है और हर कोई चाहता है कि सावन के महीने में जो लोग दर्शन नहीं कर पाए थे तो वो अंतिम सोमवार पर दर्शन कर सके, ताकि पूरे सोमवार का उनको फल मिल सके। साथ ही मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान भी जो है 11 बजे उज्जैन पहुंचेंगे, भगवान महाकाल के दर्शन करेंगे। इसके साथ में जो महाकाल मंदिर फेज 2 का जो कार्य चल रहा है उसका निरीक्षण भी करेंगे। इसके अलावा जो महाकाल मंदिर में जो 28 जो सप्त ऋषियों की मूर्तियां गिर गई थी, उनका जो दूसरी बार लगाई गई है, उनका अनावरण भी कर सकते हैं, ऐसा बताया जा रहा है। साथ ही इसके साथ में आपको बताऊंगा कि भगवान महाकाल जो है आज प्रजा का हाल जानने निकलेंगे और जो हजारों की संख्या में श्रद्धालु भगवान महाकाल के दर्शन करने के लिए जो है उमड़ रहे हैं, क्योंकि पूरा सावन भगवान महाकाल के भक्त जो है बड़ी संख्या में उज्जैन पहुंचे और भगवान महाकाल का आशीर्वाद लिया है। ऐसे सावन के महीने में पूरा ये सिलसिला लगातार चलता रहा और करोड़ों की संख्या में श्रद्धालुओं ने जो है पूरे सावन में भगवान महाकाल का आशीर्वाद लिया है। यही सिलसिला जो है लगातार जो अब इसके बाद जो 2 सवारियां जो निकलेगी वो भादों की निकलेगी। इसके बाद जो सवारियां हैं वो भादों के 2 सोमवार आएंगे और 11 सितंबर को शाही सवारी उज्जैन में निकलेगी बड़े धूमधाम से। और पूरे अलग अलग राज्यों से यहाँ पर भजन मंडलियां और जो भक्त है वो शामिल होंगे। जी चलिए, यानी कि आज भी कई सारे विशेष आयोजन यहाँ पर। बहुत शुक्रिया आपका अजय, फिलहाल जानकारी साझा करने के लिए। आगे बढ़ते हैं अंबिकापुर से अगली बड़ी जानकारी। छत्तीसगढ़ कांग्रेस में एक बार फिर से कलह सामने आई है। कांग्रेस विधायक बृहस्पत सिंह पर निशाना साधा है डिप्टी सीएम टीएस सिंहदेव ने। उनकी तरफ से बयान दिया गया है कि आरोप लगाने वालों से कोई समझौता नहीं, मुझ पर जान से मारने का आरोप लगाया गया है। आगे क्या होगा पब्लिक और पार्टी जाने। कई लोगों ने बहुत कुछ किया, मैंने कभी उसको राजनीति के क्षेत्र में बीच में आने नहीं दिया। लेकिन आज एक घटना ऐसी घटी है छत्तीसगढ़ में जिसमें एक सीमा पार करके किसी ने मेरे ऊपर आरोप लगाया,
जान के खतरे का आरोप लगाया, वहां पर समझौता नहीं हो सकता। आगे क्या होगा ये पब्लिक जाने, आगे क्या होगा ये पार्टी जाने, लेकिन मेरे तरफ से वहां समझौता नहीं हो सकता। आगे बढ़ते हुए बात करेंगे भोपाल की, जहां प्रदेश में आज की सबसे बड़ी जन आशीर्वाद यात्रा जिसको लेकर जानकारियां सामने आ रही हैं। बीजेपी की तरफ से आप ये मानिए कि अभी तक की सबसे बड़ी यात्रा प्रदेश में निकाली जा रही है, जन आशीर्वाद यात्रा, जिसे लेकर तैयारियां अपने स्तर पर पार्टी लगातार करती आ रही है। बीजेपी आज जन आशीर्वाद यात्रा का खाका सामने रखने वाली है। 12,000 किलोमीटर का सफर तय करेगी यात्रा। हर गांव के लोगों से संवाद करेंगे कार्यकर्ता। दिल्ली के दिग्गज नेता भी शामिल होंगे। यात्रा के शुभारंभ में केंद्रीय गृह मंत्री भी शामिल होंगे। यात्रा के समापन पर कार्यकर्ताओं के लिए महाकुंभ का आयोजन। इस बार का सबसे बड़ा महाकुंभ बीजेपी की तरफ से अगर कोई होगा तो जन आशीर्वाद यात्रा के समापन के दौरान होगा। बीजेपी का महाकुंभ 25 सितंबर को, जिसका दिन तय हो चुका है। प्रधानमंत्री भी पहुंच सकते हैं, इस तरह की भी जानकारी। तो कुल मिलाकर बीजेपी चुनाव से पहले शक्ति प्रदर्शन करने की तैयारी में। भारतीय जनता पार्टी की अब तक की निकाली गई सबसे बड़ी यात्रा जन आशीर्वाद यात्रा होने वाली है। बहुत बड़े स्तर पर तैयारियां चल रही हैं। जब आप समझ रहे हैं कि दिग्गज नेता दिल्ली से पहुंचेंगे, अलग अलग नेता शामिल होंगे, ना सिर्फ अमित शाह बल्कि जेपी नड्डा, प्रधानमंत्री मोदी, हर कोई इस यात्रा में शामिल होने की कोशिश करेगा। मध्य प्रदेश में उसके बाद आचार संहिता लगेगी, उसके बाद चुनावी तारीखों का ऐलान, लेकिन उससे पहले शक्ति प्रदर्शन की ये तैयारी। सही, शैलेंद्र हमारे साथ जुड़ रहे हैं राजधानी भोपाल से, उनका भी हम रुख लेते हैं। शैलेंद्र, एक बहुत बड़े स्तर पर इस यात्रा को प्लान किया जा रहा है, क्या कुछ आगे हो सकता है, कितना प्रभाव पड़ सकता है? देखिए अवंतिका, मैं आपको बता दूं कि हर चुनाव के पहले मध्य प्रदेश सरकार जो है जन आशीर्वाद यात्रा निकालती है और ये यात्रा 230 विधानसभा में पहुंचती है। खुद मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जनता के बीच जाते हैं और जनता से आगामी सरकार के लिए आशीर्वाद लेते हैं। लेकिन इस बार इस यात्रा का प्रारूप बदला गया है। पहले एक ही यात्रा होती थी जो 230 विधानसभा तक जाती थी, लेकिन चुनाव की तारीखों का ऐलान होने में अब कम समय बचा और यही कारण है कि बीजेपी ने इस बार इस यात्रा का पैटर्न बदला है। अब मध्य प्रदेश में 5 अलग अलग इलाकों से यात्रा शुरू होगी और इन यात्राओं में इस पहले जो मध्य प्रदेश के दिग्गज शामिल होते थे, लेकिन अब केंद्रीय आला कमान जो भी इन कार्यक्रमों में शामिल होने जा रहा है, चाहे वह केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की बात हो, राजनाथ सिंह की बात हो या फिर राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा, और आखिरी का समापन समारोह में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के भी शामिल होने की बात जो है वो सामने आ रही है। तो ये यात्राएं 5 अलग अलग इलाकों से निकाली जाएंगी और जो रीजन्स हैं उनको कवर करते हुए राजधानी भोपाल में 25 सितंबर को इस यात्रा का समापन होना है। अब ये पूरा किस तरीके से रोड मैप प्लान होगा, आज इसको लेकर एक बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित की गई। खुद केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर जो मध्य प्रदेश में चुनाव अभियान के संयोजक भी हैं, वो इस पूरे रूट का खाका रखेंगे। लेकिन जो जानकारी है उसके अनुसार लगभग 230 विधानसभा क्षेत्र में लगभग 12,000 किलोमीटर की यात्रा रहने वाली है। न केवल मध्य प्रदेश के दिग्गज बल्कि केंद्र के जो दिग्गज हैं वो नेता इसमें शामिल होंगे। मध्य प्रदेश की योजनाओं को लेकर इसमें विस्तार से लोगों को बताया गया। हर गांव के जो कार्यकर्ता है वो इसमें कनेक्ट किए जाएंगे। जिस तरीके से कल इसकी एक बृहद बैठक जो है लगभग 4 घंटे तक बैठक हुई, जिसमें तमाम जो दिग्गज है वो इसमें शामिल हुए और उसके बाद ये बताया गया कि ये यात्रा जो है वो महा जनसंपर्क अभियान के तौर पर इस बार मध्य प्रदेश में होगी। यानी हर एक गांव के हर एक कार्यकर्ता तक, हर एक मतदाता तक पहुंचने का प्रयास जो है वो इस यात्रा के माध्यम से किया जाएगा। अब देखना होगा कि इस यात्रा का कितना लाभ जो है वो मध्य प्रदेश बीजेपी को इस बार मिलेगा। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका शैलेंद्र जानकारी साझा करने के लिए। देखना होगा कि बीजेपी की तरफ से खाका किस तरह से आगे रखा जाता है। अब बात करेंगे छत्तीसगढ़ की अगली बड़ी खबर की, जहां स्वास्थ्य कर्मचारियों का आज से जेल भरो आंदोलन शुरू होने वाला है। 5 सूत्रीय मांग है जिन्हें लेकर प्रदर्शन लगातार बीते 8 दिनों से चलता आ रहा है। तूता धरना स्थल पर हड़तालियों का प्रदर्शन आप देख रहे हैं। लगातार 7 दिनों से हड़ताल जारी है। हड़ताल से स्वास्थ्य सेवाएं बुरी तरह से प्रभावित होती हुई मरीजों पर सबसे ज्यादा असर पड़ता हुआ। और स्वास्थ्य कर्मचारियों की इस हड़ताल पर डिप्टी सीएम टीएस सिंहदेव की तरफ से भी बयान सामने आया है। हड़ताल खत्म करने की अपील उनकी तरफ से की गई है। लोगों की जान के साथ खिलवाड़ और गैर जिम्मेदाराना ये सब जान पड़ता है, उनकी तरफ से कहा गया है। जब सुनी जा रही है बात तो हड़ताल क्यों की जा रही है, ये भी प्रश्न है उनकी तरफ से। ऐसा नहीं है, करीब 26,000 स्टाफ है डीएचएस का, उसमें 9,000 स्ट्राइक में है, बाकी काम पे है और चर्चा भी हो रही है। ये समय रहता है, कुछ लोग दिग्भ्रमित भी करते हैं, उकसाते भी हैं और अनेकों कारणों से ऐसी परिस्थिति उत्पन्न कर रहे हैं जो
मुझे लगता है कि आप गैर जिम्मेदाराना है। एक हद तक बात हो रही थी, बात हुई भी, कुछ बातें बढ़ाई भी गई, कुछ बातें हुई भी। ये तरीका नहीं है कि लोगों को और उनके जीवन के साथ खिलवाड़ करके आप स्ट्राइक में जाओ। आपकी बात सुनी जा रही है, आज भी आप मेरे से बात कर रहे हैं, रायपुर में बैठक चल रही है, लगातार कोई ना कोई उनसे बात कर रहा है और हल की कोशिश हो रही है। बात कोई ना सुने तो आप स्ट्राइक में जाओ, समझ में आता है। जब बात सुनी जा रही है और पहल हो रही है, तब लोगों के स्वास्थ्य के साथ, जीवन के साथ ऐसा नहीं करना चाहिए। रायपुर से अगली बड़ी खबर, जहां युवक की पिटाई करने का मामला सामने आया, उसके बाद इस व्यक्ति की जान चली गई। चोरी करने की नीयत से व्यक्ति घर में घुसा था। इलाज के दौरान युवक की मौत होना सामने आया है। 6 लोगों को फिलहाल हिरासत में लिया गया है। इनके खिलाफ हत्या का केस दर्ज हुआ है। मंदिर हसौद के चंदखुरी बस्ती का यह पूरा मामला। चोरी की नीयत से व्यक्ति घर में घुसा, उसके बाद इसकी मार मारकर हत्या कर दी गई। और अब खबर अयोध्या से है। यहां छत्तीसगढ़ में हो रहे धर्मांतरण को लेकर संतों ने नाराजगी जाहिर की है और बघेल सरकार की कार्यशैली पर सवाल खड़े किए हैं। धर्मांतरण पर कड़ा रुख अख्तियार करने की मांग उनकी तरफ से उठाई जा रही है। संतों ने एक सुर में केंद्र से भी मामले में संज्ञान लेने के लिए कहा है। संतों का कहना है कि धर्मांतरण की घटनाएं जिस तरह से बढ़ रही हैं, उसे देखते हुए छत्तीसगढ़ में तत्काल प्रभाव से राष्ट्रपति शासन लगाया जाना चाहिए। धर्मांतरण को लेकर कठोर कानून बनाए जाने चाहिए और धर्मांतरण करने वालों की नागरिकता समाप्त होनी चाहिए। सरकार है वो अपनी के लिए यही है कि अपने अपने धर्म के, तो आज छत्तीसगढ़ में उन्हीं की सरकार है। देखिए जहाँ जहाँ कांग्रेस की के लिए यही है कि अपने अपने धर्म के अनुसार यदि वो धर्म का पालन करते हैं तो निश्चित है उसमें उनको फल मिलता है, लाभ मिलता है। इसलिए डिम्पल यादव जो कह रहे हैं ठीक है और उनके पार्टी के और सभी लोगों को इस प्रकार से सोचना चाहिए। और जहाँ तक राजनीति की बात है तो राजनीति में बहुत कुछ लोग बोलते रहते हैं। आज छत्तीसगढ़ में उन्हीं की सरकार है, तो जहाँ जहाँ ह्यूम के संगठन अर्थात कांग्रेस की सरकार है, वहाँ धर्मांतरण, बलात्कार, अराजकता, उत्पात और उन्माद ये तो होना ही होना है, स्वाभाविक है, क्योंकि ये इनका पैतृक लक्षण है। अगर ऐसा करेंगे नहीं तो कैसे लोगों को गुमराह करेंगे। ये गुमराह करते हुए तो ये 70 साल तक इन्होंने राज किया। धर्मांतरण पर केंद्र सरकार को हस्तक्षेप की जरूरत है। एक ऐसा कानून लाए कि धर्मांतरण करने वालों की नागरिकता समाप्त हो। देखिए जहाँ जहाँ कांग्रेस की सरकार है वो अपनी सह पर ऐसे लोगों का लालन पालन और पोषण कर रहे हैं जो धर्मांतरण बढ़ाते हैं, लव जिहाद और इत्यादि चीज़ों पर जिनका ज़्यादा फोकस रहता है। जनता की बातों पर, जनता के विकास के मुद्दों पर कोई काम नहीं करते हैं। और कांग्रेस की जब केंद्र में सरकार थी तो न सिर्फ एक राज्य बल्कि संपूर्ण भारत में इन्होंने बहुत तेज़ी से धर्मांतरण कराया लोगों। और पूर्व सीएम रमन सिंह ने भी छत्तीसगढ़ में हो रहे धर्मांतरण पर हमला बोला। उन्होंने कहा कि कांग्रेस सरकार में धर्मांतरण की आंधी सी आ गई है। सरकार के संरक्षण में धर्मांतरण का खेल चल रहा है। तो जब से भूपेश बघेल की सरकार छत्तीसगढ़ में बनी है, इस पौने 5 साल में छत्तीसगढ़ में धर्मांतरण की आंधी आई है। सरकार के कांग्रेस के संरक्षण में बलपूर्वक धर्मांतरण की साजिश चल रही है। और इसका एक बड़ा उदाहरण नारायणपुर की घटना में 75 आदिवासियों को जेल के अंदर इसलिए डाल दिया गया कि वो धर्मांतरित नहीं होना चाहते थे। मिशनरी ताकतों को संरक्षण देके भोले भाले आदिवासियों के ऊपर दबाव डाल के मारपीट गुंडागर्दी की गई और उन्हीं को गिरफ्तार किया गया। वही हालत सरगुजा में है। कांग्रेस सरकार के बनने के बाद पूरे छत्तीसगढ़ में तेजी के साथ धर्मांतरण फैला हुआ है और ये सरकार रोकना नहीं चाहती, जानबूझकर धर्मांतरण को बढ़ावा देती, क्योंकि यहाँ से लेकर दिल्ली तक उनको आदेश रहता है। और वीएचपी के आरोपों पर कांग्रेस ने पलटवार किया। वीएचपी के आरोप पर डिप्टी सीएम टीएस सिंहदेव ने पलटवार करते हुए कहा कि स्वैच्छिक धर्मांतरण की बात मैं नहीं जानता, लेकिन प्रलोभन और कानून के खिलाफ धर्मांतरण हमारे यहाँ नहीं हुआ है। आप बताएं किनका हुआ? स्वैच्छिक धर्मांतरण की बात मैं नहीं जानता, लेकिन प्रलोभन से और कानून के खिलाफ किसका हुआ? मेरा, आपका,
किसका हुआ नाम बताएंगे तब तो कौवा कान ले गया तो वो वहां देखना है कि हाँ किसका हुआ नाम बताएंगे तब तो। और अब 25 सेकंड में खबर।